हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक कृतिका के सेकंड लेसन जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस लेसन का पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर है, गंतोक यानी गंगटोक रात में लेखिका को इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि उन्हें लगा जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर पहाड़ों पर तारों के झुंड रोशनी की एक झालर जैसे लग रहे थे, जो दरअसल रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। लेखिका को यह शहर इतना सुंदर लगा कि उसकी सुबह, शाम और रात सब कुछ खूबसूरत था। इस जादुई रात में वह सब कुछ भूलकर बस उस रोशनी की झालर को देखती रही। उन्हें अंदर बाहर बस शांति महसूस हुई। यह सब मिलकर गंगटोक की रात ने लेखिका को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। इसका उत्तर है, गंगटोक के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनके कोमल शरीर पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कुछ के साथ उनके छोटे बच्चे भी बंधे थे। वे महिलाएं इतनी सुंदरता के बीच भी इतनी मेहनत कर रही थीं। जिन रास्तों से होकर हम पहाड़ों पर जा रहे थे, उन्हीं रास्तों को ये औरतें चौड़ा बना रही थीं, जो बहुत खतरनाक काम था। इसके अतिरिक्त बच्चों को कई किलोमीटर दूरी तय कर स्कूल जाते हुए तथा इतनी ठंड में भारतीय सेना के जवानों की सीमा पर तैनाती को देखा। पत्थर तोड़ती पहाड़ी महिलाओं के कठोर जीवन और बच्चों के स्कूल जाने के संघर्ष और भारतीय सेना के जवानों के बलिदान लेखिका के लिए एक गहरी सीख बन गया। इन्हीं कारणों से गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर है, पहाड़ी रास्तों पर फहराई जाने वाली पताकाएं मतलब झंडे विभिन्न अवसरों और मान्यताओं का प्रतीक होती हैं और इनके रंग उनके अर्थ को दर्शाते हैं। श्वेत पताकाएं किसी बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर फहराई जाती है। ये पताकाएं मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं। इन्हें शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर एक साथ 108 की संख्या में लगाया जाता है। इन पताकाओं को कभी उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे समय के साथ अपने आप ही खराब हो जाती हैं। इसके विपरीत रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य या शुभ कार्य की शुरुआत में फहराई जाती हैं। ये खुशहाली, प्रगति और सकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लिखिए। इसका उत्तर है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भूगोल और जनजीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। उसने समझाया कि यूमथांग का अर्थ घाटियां हैं और वहां के रास्ते घुमावदार व खतरनाक होते हैं। उसने श्वेत व रंगीन बौद्ध पताकाओं का महत्व बताया और धर्म चक्र के बारे में भी जानकारी दी। जितेन ने कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड बताया और वहां के कठोर पहाड़ी जीवन का वर्णन किया, जहां बच्चे मीलों चलकर स्कूल जाते हैं और लोग मुश्किलों से जूझते हुए अपना जीवन जीते हैं। उसने सड़कों पर लिखी चेतावनी और याकों का जिक्र किया। साथ ही बताया कि सिक्किमी लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं। उसने यह भी स्पष्ट किया कि गंगटोक का असली नाम गंतोक है, जिसका अर्थ है पहाड़। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। इसका उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक में एक छोटी झोपड़ी के अंदर घूमते हुए धर्म चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी इसलिए दिखाई दी क्योंकि उनके गाइड जितेन नार्गे ने बताया था कि इस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका ने सोचा कि चाहे वह मैदान हो या पहाड़, इस देश के लोगों की आस्थाएं, विश्वास और अंधविश्वास एक जैसे ही हैं। पूरे भारत में रहने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं, मान्यताओं में विश्वास और अंधविश्वासों पर आधारित धारणाएं एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। यह धर्मचक्र जो पाप धोने का प्रतीक था, लेखिका को भारत भर में व्याप्त धार्मिक और सांस्कृतिक एकरूपता का प्रतीक लगा, जहां लोग भले ही अलग अलग देवी देवताओं या प्रथाओं में विश्वास रखते हों, लेकिन उनकी अंतर्निहित आस्था और मोक्ष की अवधारणाएं समान हैं। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर है, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था क्योंकि उसके पास सिक्किम की प्रकृति, भूगोल, इतिहास और संस्कृति का गहरा ज्ञान था। उसने यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा, खासकर खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर।
जितेन संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण था, जिसने पहाड़ी जनजीवन की कठिनाइयों और सैनिकों के बलिदान को बखूबी समझाया। उसका मिलनसार, सहयोगी और उत्साही स्वभाव यात्रियों के अनुभव को यादगार बनाता था। इन गुणों के कारण जितेन ने एक आदर्श गाइड की भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी यात्रा में हिमालय के कई रूपों को चित्रित किया है। शुरुआत में लेखिका को गंगटोक रात में तारों की तरह जगमगाता और रोशनी की झालर जैसा लगा। फिर उन्होंने फूलों से लदी हरी भरी वादियां देखी। ऊंचाई पर हिमालय विशाल व घुमावदार रास्तों वाला और झरनों से भरा दिखा, जहां तिस्ता नदी चांदी सी चमक रही थी। बादलों और धुंध में लिपटा हिमालय माया और छाया का अनूठा खेल प्रस्तुत कर रहा था। सबसे अद्भुत रूप कटाव में सामने आया, जहां हिमालय बर्फ से ढका चांदी सा चमकता हुआ और आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाला था, जिसे पूरे एशिया का जलस्तंभ भी कहा गया। अंत में उन्होंने हिमालय को देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक के रूप में भी देखा, जहां सैनिक कड़ाके की ठंड में देश की रक्षा करते हैं। इस तरह हिमालय उनके लिए एक जादुई, जीवंत, आध्यात्मिक और बलिदान का मौन प्रहरी बन गया। अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? इसका उत्तर है, प्रकृति के विशाल और अनंत रूप को देखकर लेखिका को गहरी अनुभूतियां हुई। उन्हें शांति और आत्मिक सुख मिला, जिससे उन्हें लगा कि वह समय और स्थान की सीमाओं से परे होकर स्वयं एक बहती धारा बन गई है। प्रकृति की माया और छाया वाले रूप में उन्हें जीवन के रहस्य और दर्शन का बोध हुआ और उन्हें लगा कि वह ईश्वर के करीब है। कटाव की बर्फीली सुंदरता ने उन्हें अपने आध्यात्मिक अतीत से जोड़ा, जहां उन्हें लगा कि ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। यह पूरा अनुभव उनके लिए केवल यात्रा नहीं, बल्कि चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाली एक खोज बन गया। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? इसका उत्तर है, लेखिका को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कई ऐसे दृश्य मिले जिन्होंने उन्हें झकझोर दिया। सबसे पहले उन्होंने पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतों को देखा, जो अपने बच्चों के साथ बेहद खतरनाक काम कर रही थी। यह देखकर उन्हें आम जीवन की विषमता का एहसास हुआ। फिर उन्हें पहाड़ी बच्चों के कठोर जीवन का पता चला, जो स्कूल जाने के लिए मीलों चढ़ाई करते थे और घर के काम भी करते थे। अंत में सीमा पर तैनात सैनिकों का बलिदान और उनकी देश के प्रति निष्ठा ने लेखिका को गहराई से प्रभावित किया। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं और मानवीय संघर्षों से परिचित कराया, जिससे उनकी यात्रा एक गहरी खोज में बदल गई। अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। इसका उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में कई लोगों का योगदान होता है। इनमें गाइड और ड्राइवर सबसे आगे हैं, जो जानकारी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय निवासी अपनी संस्कृति और आतिथ्य से अनुभव को प्रमाणिक बनाते हैं। सड़क बनाने वाले मजदूर और निर्माणकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता बनाते हैं, जिससे दुर्गम स्थानों तक पहुंच संभव हो पाती है। होटल व गेस्ट हाउस के कर्मचारी आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं, जबकि सरकारी एजेंसियां पर्यटन का विकास और प्रबंधन करती हैं। अंत में सुरक्षा बल यानी सेना सीमाओं की रक्षा कर सैलानियों को सुरक्षित यात्रा का माहौल देते हैं। इन सभी का सामूहिक प्रयास ही पर्यटकों की यात्रा को सफल और यादगार बनाता है। अगला प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। यह कथन दर्शाता है कि आम जनता देश की आर्थिक प्रगति का आधार है। वे सड़कें बनाकर बुनियादी ढांचे का निर्माण करती हैं, जैसे पहाड़ी औरतें। कृषि और स्थानीय उत्पादन जैसे आलू, धान, चाय से वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देती हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान करती हैं। उनका सहनशील स्वभाव और आतिथ्य पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे रोजगार बढ़ता है। इस तरह अपनी कड़ी मेहनत, आत्मनिर्भरता और कम संसाधनों में भी अधिक योगदान देकर आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में अमूल्य भूमिका निभाती है, भले ही उनका योगदान अक्सर अदृश्य रहता हो। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए?
इसका उत्तर है आज की पीढ़ी प्रकृति के साथ कई तरह से खिलवाड़ कर रही है, जैसे प्रदूषण फैलाना जिससे बर्फबारी कम हो रही है, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और पर्यटन स्थलों पर गंदगी फैलाना। इसे रोकने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत आदतों में बदलाव लाकर प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन अपनाना चाहिए और सामुदायिक प्रयासों व नीतिगत बदलावों में भाग लेना चाहिए। प्रकृति की लय का सम्मान करके ही हम एक स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। इसका उत्तर है लेखिका की यात्रा में बताया गया है कि प्रदूषण के कारण बर्फबारी कम हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख संकेत है। इसके अन्य दुष्परिणामों में स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सांस की बीमारियां, जैव विविधता का नुकसान यानी प्रजातियों का विलुप्त होना, जल स्रोतों का दूषित होना, मिट्टी की उर्वरता में कमी और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव शामिल है। प्रदूषण पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक वरदान है। यह उसकी प्राकृतिक सुंदरता को अछूता रखता है, क्योंकि दुकानों की अनुपस्थिति भीड़, कचरे और प्रदूषण को रोकती है। यह स्थान शांत और आध्यात्मिक बना रहता है, जहां पर्यटक प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। दुकानों के ना होने से वहां बिना योजना के निर्माण और कचरे की समस्या भी नहीं होती। इसलिए कटाव एक खास और साफ सुथरी जगह है, जहां व्यापार का कोई दखल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका उत्तर है प्रकृति ने जल संचय की एक अद्भुत व्यवस्था की है। सर्दियों में यह बर्फ के रूप में विशाल हिम शिखरों और ग्लेशियरों पर पानी इकट्ठा करती है, जिन्हें मणि ने जल स्तंभ कहा। गर्मियों में जब पानी की आवश्यकता होती है, तो यही बर्फ की चट्टानें धीरे धीरे पिघलकर जलधाराएं और नदियां बन जाती हैं। ये नदियां पहाड़ों से बहकर मैदानी इलाकों तक पहुंचती हैं, जो हमारे सूखे कंठों को ठंडक पहुंचाती हैं और जीवन को संभव बनाती हैं। यह प्रकृति की एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना रुके लगातार जल वितरण करती रहती है। अगला प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? इसका उत्तर है देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, जिनमें फौजी कठोर मौसम जैसे अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी में देश की सीमाओं पर दुर्गम भौगोलिक चुनौतियों का सामना करके देश की सुरक्षा करते हैं और अपने परिवार से दूर रहकर लगातार खतरे व तनाव जैसी कठिनाइयों से जूझते हैं। वे देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें उन्हें सम्मान और कृतज्ञता प्रदान करनी चाहिए। उनके परिवारों का समर्थन करना चाहिए। हमें जिम्मेदार नागरिक बनकर देश में शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए और उनके कल्याण के लिए बने कोषों में योगदान देना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग ही हमें सुरक्षित रखता है। बच्चों, इस तरह से इस लेसन के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।